सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपको कोई खिलौना चाहिए। जब आप छोटे थे खिलौना चाहिए तो आप क्या करते थे? आप रोते थे, आप कोशिश करते थे कि माँ बाप से किसी तरीके से वो खिलौने के लिए अपनी मांग रखें। अब होता ये है कि जैसे आपने एक सरकार को चुन लिया, ये सरकार बन गई, लेकिन सरकार कोई ऐसा फैसला ले लेती है जो आपके खिलाफ हो, आपकी कम्युनिटी के खिलाफ हो या किसी जन समूह के खिलाफ हो। तो अब कैसा आपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, आप कैसे इनको कुछ कहेंगे? आप कह नहीं सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप कुछ आंदोलन करते हैं, आप संघर्ष करते हैं। आपको जैसे सरकार की तरफ किसी चीज का ध्यान नहीं गया है और आप चाहते हैं कि वो चीज हो, तो जन संघर्ष होता है, आंदोलन होता है। तो ये जन संघर्ष और आंदोलन जो होता है, ये आप किसी को अपनी बात सुनाने के लिए, समझाने के लिए और अपने लिए नीतियां या पॉलिसी बनाने के लिए करते हैं। पहले जो हमने डिस्कशंस किया है उसमें ये हमने चर्चा की कि लोकतंत्र में किस तरीके से सत्ता का बंटवारा हुआ, और सत्ता का बंटवारा हुआ और उसमें हमने देखा कि अलग अलग लेवल पे कैसे कैसे सरकार बनती है और अलग अलग सामाजिक जो समूह थे, हमने मेल फीमेल देखा। हमने देखा कि भाई कोई अगड़ी जाति है, कोई पिछड़ी जाति है, ऐसे हमने अलग अलग संप्रदाय की बात की कि भाई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। इसमें कैसे अलग अलग सामाजिक समूह जो है उसमें सत्ता किस तरीके से बांटी जाती है। अब थोड़ा सा इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और ये देखेंगे कि जो शक्ति का प्रयोग, जो पावर का प्रयोग जब ये होता है उसमें कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं, कौन कौन कर सकता है, कैसे हम दबाव हम पे डाला जाता है सिटीजन्स पे और कैसे हम सरकार पे दबाव डालते हैं। यानी कि जब मांगे और हमारी कुछ मांगे होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको बच्चे को एक टॉय की जरूरत है, तो अगर उसकी कोई मांग है और वो आपकी और किसी और की हो सकती है, परस्पर विरोधी है, मांगे अलग अलग है, और किस तरीके से लोकतंत्र में आप दबाव बना सकते हैं, मतलब अनुचित नहीं, उचित दबाव। अगर वाकई कोई किसी परेशानी में है तो वो दबाव तो बना सकता है ना। तो यहां पर कोई दो नाम हम लेंगे। एक तो दबाव समूह आते हैं जिसमें प्रेशर ग्रुप हम कहते हैं, और दूसरा होता है आंदोलन जिसमें प्रोटेस्ट आता है, जिसमें और भी चीजें आती हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष तरीका हम देख सकते हैं कि राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करता है। उसके बाद हम राजनीतिक दलों के रूप में राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने के तरीके, इसकी तरफ हम जाएंगे। ये हमारा अगला डिस्कशन होगा। तो ध्यान रखिए कि आपने जब चुन लिया किसी को, एक सरकार को चुन लिया या किसी एक एमपी को चुन लिया, विधायक को चुन लिया, तो जो सत्ता जिनको मिल गई वो स्वच्छंद नहीं हो जाते। स्वच्छंद मतलब वो फ्री नहीं हो जाते। अब तो वो और बंद गए हैं, अब तो वो और बंद गए हैं। अगर आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब यहां पर मान लीजिए दलित भाई है, यहां पर मुस्लिम भाई है, यहां पर हिंदू भाई है। अब यहां पर इनके इलाके तो बहुत अच्छे से बनाए जा रहे हैं, इन पे काम हो रहा है, लेकिन इनका इलाका ठीक से नहीं बन रहा है। हो सकता है कि इनके इलाकों को ठीक करने के लिए इन पे दबाव बनाया जाए। तो ये स्वच्छंद नहीं है। अब चाहे इनके वोट से ये जीते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन पे प्रभाव पड़ना, इन पे प्रेशर आना, मतलब दबाव इन पे पड़ना वो जरूरी है। क्योंकि जब ये लोग मांग लेके बैठ जाएंगे कहीं पे, या बहुत दिनों तक ये विद्रोह करते रहेंगे, विद्रोह तो नहीं कहूंगा, विद्रोह थोड़ा भारी शब्द हो जाता है, विरोध करते रहेंगे, तब सत्ताधारी जो है इनके हित है, इनके नजरियों को इनको सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। कभी कभी ये टकराव बहुत नॉर्मल तरीके से चलता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि जिसको सत्ता मिली है वो इन मांगों को बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से, संतुलित तरीके से मांगों को माने, इन दबावों को हैंडल करे। तो आम नागरिक अलग अलग तरीकों से संगठन बना के लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब आप देखिए, केवल आपने सरकार को चुन लिया, मान लीजिए आपने एक एक्स पार्टी की सरकार को चुन लिया पूरे देश ने। अब एक्स पार्टी की सरकार बन गई, लेकिन हो सकता है कि एक्स पार्टी को इन्होंने वोट दिया हो, इन्होंने वोट नहीं दिया हो।
तो हो सकता है इनकी मांग मानी जाए या इनकी बात सुनी जाए, इनकी बात कहीं ना सुनी जाए। तो जरूरी ये हो जाता है कि ये साहब लोग एक संगठन बना लें और अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे ये अपनी बातें यहां तक पहुंचाए कि भाई हम भी सिटीजन हैं, हमारी बातों को भी सुना जाए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, नेपाल और बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ, यानी जब लोग सड़क पे उतरते हैं और अपनी मांगे रखते हैं सरकार के सामने किसी भी तरीके से। ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैं एक बात बता दूं कि कोई भी जो जनसंघर्ष है, जब वो इसमें हिंसा आ जाती है, इसमें लड़ाई झगड़ा आ जाता है, इसमें आगजनी आ जाती है, तो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए नेपाल और बोलीविया में क्या हुआ, नेपाल से शुरुआत करते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, बल्कि देश क्या, हमारा एक भाई है। नेपाल में जाने का कोई वीजा नहीं लगता, वहां के लोग यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ के लोग वहां नौकरी करते हैं। तो नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन किस तरीके से हुआ, शुरुआत कहां से हुई कि नेपाल ने अप्रैल 2006 में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा। इसके मैं अभी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे क्या बातें थी कि 2006 में एक वहां आंदोलन देखा गया और इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो सिंपली एक चीज थी, भाई लोकतंत्र को बहाल करो, डेमोक्रेसी को बहाल करो। क्योंकि वहां राजा थे, किंग थे। संसद के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने 7 पार्टी अलायंस, SPA कहते हैं इसको, 7 पार्टी अलायंस, इनका गठन किया गया और देश की राजधानी काठमांडू में 4 दिवस का हड़ताल, मतलब 4 डेज की स्ट्राइक, इसका आह्वान किया गया। तो शुरुआत इस तरीके से हुई कि नेपाल जो है वो लोकतंत्र की तीसरी लहर का मतलब क्या होता है, तीसरी लहर का मतलब ये होता है कि वो देश जहां पर 1990 या ये कहें कि इसके आसपास इन दशकों में लोकतंत्र आया। जैसे हमारे देश में 1940 के बाद कवायद शुरू हो गई थी, 1945-1947 तक हमारे यहाँ आ गया। यानी हमारे देश में हम तीसरी लहर में नहीं आते, ये तीसरी लहर वाले जो हैं वो बाद में आते हैं हमारे बाद। तो तीसरी लहर में ये नेपाल आता है। हुआ ये कि 1990 में यहाँ पर 1990 में इस तरीके से लोकतंत्र की बहाली हुई, मतलब लोकतंत्र आया। अब हुआ ये कि यहाँ पर राजा है, मतलब हर जगह राजशाही तो थी, तो यहाँ पर इनको साहब को देखिए, ये इन साहब का नाम है राजा वीरेंद्र। अब राजा वीरेंद्र का बेटा बेटी और इनके जो सगे संबंधी हैं, एक समय इन सब की रहस्यमय तरीके से सबकी हत्या हो गई। ये सब लोगों को मार डाला गया। अब इसके बाद आई ये साहब हैं राजा ज्ञानेंद्र, नेपाल के नए राजा जो बने, राजा ज्ञानेंद्र। उन्होंने जो लोकतंत्र की बहाली हुई थी, तीसरी लहर पे जो नेपाल में बहाली हुई थी लोकतंत्र की, उसको स्वीकार करने से इन साहब ने इनकार कर दिया। निर्वाचित सरकार थी बकायदा, और जो निर्वाचित सरकार थी वो थोड़ी सी कमजोर थी, इसका इन्होंने फायदा उठा लिया। सन 2005, डेट याद रखिएगा, इसकी फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, इनको एक तो हटा दिया, अपदस्थ कर दिया, इनको हटा दिया, और फिर जो निर्वाचित सरकार बकायदा बनी थी उनको उसको भंग कर दिया, अपने पास ले लिया इन्होंने अपना सारा का सारा कंट्रोल। ये जब शुरू हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया कि 7 पार्टी अलायंस, अब ये सब जब लोगों ने देखा, लोग इस चीज को देख तो रहे थे, एक तो इतनी बड़ी मृत्यु हो गई, मतलब जो लोग राजशाही में थे वो सब के सब को मार दिया गया, और एक साहब आ गए, इन्होंने लोकतंत्र को भी खारिज कर दिया, है ना, पूरी तरह अपने हाथ में इन्होंने शासन ले लिया। तो इसको हम कहते हैं सप्तदलीय गठबंधन, SPA, 7 पार्टी अलायंस। लोगों ने क्या किया, मतलब जो पार्टीज थी, मेन पार्टीज थी, उन्होंने SPA बनाया और इन्होंने कहा कि अब 4 दिन का बंद हम आह्वान करते हैं। लेकिन ये 4 दिन का नहीं रहा, ये तो आपातकालीन हो गया। पता नहीं चला कि कितने दिन तक, आपातकालीन नहीं, अनियतकालीन, मतलब 4 दिन से शुरू हुआ, लेकिन ये कब तक होगा इसका कुछ पता नहीं, बस ये चलने लगा। अब होता ये था, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी पार्टीज, ऐसे लोग होते हैं जो विद्रोह करते हैं। तो नेपाल में जो माओवादी थे, ये हमेशा
सरकार के खिलाफ रहते थे, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करते थे और ये हिंसा का उपयोग करते थे। अब ये जो माओवादी है ये भी इनके साथ आ गए, जो एसपीए बनाना उनके साथ ये लोग आ गए। अब ये लोग सब मिल के जो जो भी सरकार की तरफ से नुमाइंदे थे या फिर जो ज्ञानेंद्र इन साहब, ये जो साहब है आपके ज्ञानेंद्र की तरफ से जो भी नुमाइंदे थे उनकी तरफ उनका मतलब उनके खिलाफ लड़ाई झगड़ा होने लगा। 3 से 5 लाख, 1 लाख आ रहे थे, 3 से 5 लाख। देखिए 21 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख हो गई, 3 to 5 lakhs हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है, नेपाल एक छोटा देश है। और उन्होंने कहा, राजा को अल्टीमेटम दे दिया कि देखिए साहब ये समय है, ये आपको करना पड़ेगा। राजा ने क्या किया? राजा ने चतुराई दिखाई। राजा ने क्या किया? आधी अधूरी रियायतें दे दी। मतलब अगर इन्होंने 10 मांगी तो इन्होंने 2 मान ली और उन्होंने कहा कि चलो जनता मान जाएगी, ये सब लोग जो है प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। अब उन्होंने, जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको लोकतंत्र चाहिए, संसद की पहले तो बहाली करिए आप, सभी पार्टी सरकार को सत्ता और नई एक संविधान सभा का गठन किया जाए, मतलब दोबारा डेमोक्रेसी लाई जाए, दोबारा लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो या तो इलेक्शन कराया जाए या उनको बहाली की जाए। तो 24 अप्रैल 2004 को अल्टीमेटम का आखिरी दिन था। अब क्या करते लोग, क्या कर मतलब ये राजा क्या करता? उसकी तो उसने कर तो दिया था जो कार्यक्रम करना था उसने, लेकिन अब इतनी सारी जनता के सामने तो उसको घुटने टेकने पड़े। अल्टीमेटली राजा ने सारी मांगों को मान लिया। इसके बाद इन साहब को देख लीजिए, इनका नाम है जीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला। इनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और इन साहब को प्रधानमंत्री चुना गया, गिरिजा प्रसाद कोइराला साहब। अब ये जो संघर्ष हुआ, इतना जबरदस्त संघर्ष हुआ जिसमें लोग उतरे, लोग बैठे, लोगों ने अपना घर बार छोड़ के, खाना पीना छोड़ के केवल लोकतंत्र की बहाली के लिए इतना जबरदस्त काम किया। इसको नेपाल का दूसरा आंदोलन कहा जाता है, जो संघर्ष किया लोकतंत्र के लिए लोगों ने। अब बोलीविया का जल युद्ध देखते हैं। ये आप समझ गए ना इसमें हुआ क्या? इसमें लोग जो है वो अपने लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पे उतरे। अगर ये नहीं उतरते तो ज्ञानेंद्र साहब ने एक कार्यक्रम तो कर ही लिया था, उसके बाद ये राजा बन के रहते और इनका रूल चलता, मतलब जिसे हम मोनार्की कहते हैं, एक आधिकार चलता रहता। अब बात करते हैं बोलीविया का। बोलीविया में क्या हुआ? बोलीविया में ऐसा हुआ, पानी का संघर्ष हुआ। बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो पानी की थी। तो बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष किया। निजीकरण का मतलब होता है कि जो मेन जो होती है जरूरतें, वो क्या है हमारी? पानी, खाना, हवा और वातावरण, मतलब स्वच्छ हवा, पेड़ पौधे, ये सब चीजें। तो होता ये, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सरकार के पास होता है, पानी की व्यवस्था सरकार के पास होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, डिफेंस की व्यवस्था, ये सब सरकार के पास होती है। तो ये सरकार का काम होता है कि वो आपको पानी, साफ पानी मुहैया कराए। अब इन्होंने क्या किया? बोलीविया सरकार ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया, मतलब पानी को प्राइवेट हाथों में दे दिया। फिर से समझिएगा कि बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। अब विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा जो की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला। इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है ना, पानी की सप्लाई वगैरह सब हमारे यहाँ होती है, तो वहां पर नगर पालिका करती थी। तो विश्व बैंक ने, क्योंकि बहुत गरीब देश था और बहुत सारा विश्व बैंक से इन्होंने लोन ले रखा था, तो विश्व बैंक ने इनके ऊपर प्रेशर डाला कि देखो ऐसा है कि हमें पैसे तो नहीं मिल रहे, आप एक काम करो कि ये पानी का जो कंट्रोल है वो दे दो प्राइवेट हाथों में, नियंत्रण जो है प्राइवेट हाथों में दे दो। अब सरकार ने, अब ये जरूर ध्यान रखिएगा, कोचबंबा यहाँ पर मेन चीज शुरू हुई थी। तो कोचबंबा शहर में जलापूर्ति का जो अधिकार है वो किसको दे दिया? एक एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर आप कहें बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए इसके अधिकार। मतलब प्राइवेट, अब गवर्नमेंट के हाथों से, सरकारी हाथों से ये प्राइवेट हाथों में चला गया, निजी हाथों में चला गया। अब इस कंपनी ने क्या किया? फटाफट आई, अब ये तो प्राइवेट कंपनी थी, इसको तो प्रॉफिट कमाना था। इसने जैसे 1000 रुपए का बिल आता था लोगों का, इसने कर दिया 4000 रुपए। यानी
4 गुना कर दिया, बल्कि 5 गुना कर दिया। 5,000 है, यहां पर तो 5,000 है, तो 4 गुना कर दिया। लेकिन लोगों के जो बिल 1,000 रुपए के आते थे वो 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं कि 1,000 रुपए का बिल, ठीक, मासिक बिल अगर आ रहा है और एक आदमी 5,000 रुपए कमा रहा है, 5,000 में 1,000 रुपए का 5,000 रुपए, 1,000 रुपए वो पानी को देगा, तो 4,000 में कैसे घर चलाएगा? 4 गुना कीमत कर दी गई। मतलब फिर से समझिएगा कि 1,000 रुपए अगर है तो 4,000 बिल आएगा जो इन्होंने किया। लेकिन यहाँ के मासिक तनख्वाही लोगों की 5,000 थी, तो 1,000 रुपए कैसे देंगे? तो अब इसके बाद जंग संघर्ष होना ही था, इसका कोई ऑप्शन लोगों के पास था नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? अगर आपके बिजली पानी का बिल ही आपके तनख्वाह का आधा हो जाए, तो आप बाकी रोटी पानी कहां से खाएंगे? तो फिर किसी तरीके से सरकार ने इस तरीके से सबको बैठाया, बात की और फिर कहा कि चलो हम कुछ करते हैं। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फरवरी में ये जो आंदोलन है फिर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इस बार पुलिस ने क्या किया? डंडे बरसाए और बुरी तरीके से लोगों को मारा। मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब ये है कि अब कोई भी किसी को भी पकड़ सकता है, कोई भी किसी के साथ ज्यादती कर सकता है। लेकिन जब जनता खड़ी होती है ना सर, तो कोई भी आगे सामने नहीं आता है। जनता की ताकत इतनी बड़ी थी, यहाँ पर जनता इस तरीके से इकट्ठा हुई कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी भागे। ये जो एमएनसी के अधिकारी थे, इनको भागना पड़ा। फिर सरकार ने इन आंदोलनकारियों की सारी बातें मानी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसी के साथ जो करार किया था वो सब रद्द किया गया, तोड़ा गया। और जलापूर्ति यानी कि पानी का जो जलापूर्ति का मतलब होता है जल आपूर्ति, जल को पूरा करना, पानी को जो पूरा करने की या पानी को देने की, सप्लाई करने की जो बागडोर है नगर पालिका के पास दोबारा आई। और इसको हम कहते हैं बोलीविया का जल युद्ध। जैसे हमने नेपाल का देखा था, नेपाल का दूसरा संग्राम, दूसरा आंदोलन, इसी तरीके से ये है बोलीविया का जल युद्ध। तो इन दोनों कहानियों से आप एक चीज समझ गए होंगे कि जब जनता खड़ी होती है, जनता के लिए पॉलिसीज नहीं बनाई जाती या उनके विरुद्ध बनाई जाती है, जब जनता खड़ी होती है, इसे हम जन संघर्ष कहते हैं, जन आक्रोश कहते हैं, जन आंदोलन कहते हैं। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में जन संघर्ष का बहुत बड़ा रोल है। नेपाल में जो आंदोलन चला उसका मेन एम क्या था कि भाई लोकतंत्र दोबारा लाया जाए। लेकिन बोलीविया में जो हुआ उसमें एक बकायदा सरकार है, निर्वाचित सरकार है, बोलीविया के लोगों ने उन्हें चुना है। अब जनता की मांग वो सुन नहीं रही है, या जनता की मांग के विपरीत उसने काम कर दिया। तो ये जनसंघर्ष उनकी नीतियां बदलने के लिए था। तो ये दोनों ही एक बड़े सफल संघर्ष रहे, जन आंदोलन रहे। और इसका प्रभाव अलग अलग स्तर पे पड़ता है, क्योंकि हम भी इसको पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है। लेकिन ये जो दोनों कहानियां हमने सुनी, दोनों जो प्रकरण सुने, ये राजनीतिक संघर्ष थे। क्योंकि एक जो था वो किंग ज्ञानेंद्र के खिलाफ था, एक बोलीविया के सरकार के खिलाफ था। तो ये जो उदाहरण हमने देखा, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या हमें पता चलता है, क्या हमें सीख मिलती है? पहला तो ये है कि लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। अगर आप जन संघर्ष करते हैं, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। इसी से डेमोक्रेसी का उद्धार होता है, डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। ये भी हो सकता है कि आप कई ऐसे फैसले हो जिसमें आपकी सहमति हो सरकार से, कई ऐसे फैसले हो जिसमें संघर्ष हो या ना हो। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप सरकार की बात को बिल्कुल सुन ले, मान ले, क्योंकि आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप अगर किसी और लोगों पे भी फर्क पड़ रहा है, किसी और समूह पे, किसी और कम्युनिटी पे भी पड़ रहा है, तब भी जन संघर्ष जरूरी हो जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आज आपके घर में चोरी हुई है, तो कल दूसरे के घर पे भी तो चोरी होगी, है ना? तब जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे इन जन संघर्षों के लेवल पे ही बढ़ता है। अगर हमने आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया होता, आप सोचिए कि अगर हम गांधी जी ने और बाकी जितने सारे लोग थे, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह हो गए, इन्होंने जब अगर हमारे लिए जन संघर्ष नहीं किया होता तो हम आजाद होते। आज हम अंग्रेजों के गुलाम बन के रह रहे होते। दूसरी बात आती है कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक या कहें व्यापक मतलब होता है एलॉबरेट, बहुत बड़ा, लामबंदी के जरिए होता है। तो
जब लोकतंत्र में आप संघर्ष करते हैं तो अगर आप अकेले खड़े हो गए कहीं पे तख्ती लेकर, हो सकता है आपकी बात सुनी जाए लेकिन बाद में सुनी जाए, लेकिन बहुत सारे लोग जब एक साथ जुड़ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी लगेगा कहीं ना कोई तो दिक्कत है जो इतने सारे लोग सड़कों पे आ गए। तो न्यायपालिका के जरिए या आप ये जो कुछ संस्थाएं बन जाती हैं वो उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं, तो समाधान जो है इन संस्थाओं के जरिए हो सकता है या जनता के डायरेक्ट माध्यम से हो सकता है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हो सकता है। एक तीसरी बात इसमें बताता हूं कि ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब ये जरूरी हो जाता है कि जब आप कोई संघर्ष करते हैं, तो अब जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बात की है कि 10 करोड़ लोग किसी चीज से अगर अफेक्टेड हो रहे हैं तो ये 10 के 10 करोड़ की सरकार कैसे बात सुनेगी, लोग कैसे बात सुनेंगे, संस्थाएं कैसे बात सुनेंगी। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे कोई 2-4, है ना, वो जाके सरकार के पास जाएंगे और बात करेंगे। तो जो संघर्ष और लामबंदी होती है वे इसमें राजनीतिक संगठन आप देखते हैं अमूमन आते हैं, तो कुछ माध्यम होते हैं जिससे राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह शामिल है। राजनीतिक दल जैसे मान लीजिए सत्ताधारी सरकार है, ऐसी पार्टियां जो सत्ता में नहीं है वो इनका विरोध करती हैं, वो ये बातें उठाती हैं। तो जब ये बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब ही पक्ष विपक्ष है, ऐसा नहीं कि सरकार है वही सब कुछ है, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा रोल है। इसमें दबाव समूह आते हैं। मान लीजिए अगर आप मेरे घर के बगल में आप माइन खोदना चाहते हैं, तो मेरे साथ कम से कम मान लीजिए 2 लाख लोग रहते हैं मेरी कम्युनिटी में। आप मेरे यहाँ अगर माइन खोदेंगे तो मुझे अगर इफेक्ट हो रहा है तो ये 2 लाख लोग खड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो हम एक समूह बना लेंगे, हम इस अपने आप समूह को दबाव समूह कहेंगे। ऐसे आंदोलनकारी समूह होते हैं जो आंदोलन करेंगे। तो जब बात होती है लामबंदी और संगठन की, यानी कि संगठन और संगठन यानी लामबंदी मतलब होता है सबका मिलके एकजुट होना, एक साथ मिलना, एक साथ आना। तो बोलीविया में जो पानी के निजीकरण का विरोध था किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, आपने देखा कि लोगों ने किया था, बल्कि राजनीतिक दल ने तो सब मान लिया। जब बोलीविया की सरकार ने इतना बड़ा काम किया, भाई पानी एमएनसी ने 1 से 4 गुना कर दिया, 4 गुना पानी का रेट बढ़ा दिया, तो भी राजनीतिक दल बिल्कुल शांत बैठे रहे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। राजनीतिक दल इसीलिए है कि वो आवाज उठाए जनता की, लेकिन इसका नेतृत्व जो है वो फेडेकोर ने किया। फेडेकोर मैं बताता हूं इसका क्या होगा अभी। फेडेकोर तो हुआ ये कि हम जब नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर माओवादी कौन होते हैं? वो लोग जो संघर्ष कर रहे थे सरकार के खिलाफ, वो कई लोगों को मारते भी थे, पीटते भी थे, कुछ हिंसावादी काम भी करते थे। वो लोग जिनका लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं था, ये लोग भी साथ आ गए। अब ये बहुत बड़ी बात है कि जब माओवादी भी आ गए साथ में, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिसे हम माओवादी कहते हैं, और उसके साथ और भी जो 7 पार्टीज अलायंस थे वो आए, और ये जो माओवादी थे सशस्त्र मतलब शस्त्रों के साथ संघर्ष करते थे, लेकिन मारने वारने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि ये अपनी चीजें चाहते थे। और सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया, यानी कि जो नेपाल में चल रहा था वहां पर केवल ये नहीं कि लोग खड़े हो गए, माओवादी भी आ गए, 7 पार्टी अलायंस भी आ गए, मजदूर संगठन भी आ गए, कई सारे जो संघ है, समूह है, वो भी आ गए। तो एक साथ शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता सबके सब जुड़ गए इस आंदोलन में। ये हमारी बात होती है कि जब लामबंदी होती है मतलब सबके सब मिल के काम करते हैं, किसी चीज के विरुद्ध बात करते हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ बात करते हैं अपने बोलीविया की, तो यहाँ पर कोई राजनीतिक दल तो था नहीं, इसका आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर, FEDECOR इन्होंने किया था, ये संगठन था। तो ये जो संगठन था इसमें इंजीनियर और पर्यावरणविद, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, पर्यावरण के हमारे जो आसपास का पेड़ पौधे, फ्लोरा फौना, उसके लिए जो जागरूक होते हैं वो लोग थे। अब ये देखिए आंदोलन ने, जब मैं यहाँ की बात करता हूं, ये आंदोलन को समाजवादी पार्टी का समर्थन था। 2006 में यह पार्टी बोलीविया में सत्ता में भी आ गई। इसका मतलब ये है कि जब बोलीविया में ये काम हुआ तो कुछ एक फेडेकोर संगठन थी, कुछ इंजीनियर पर्यावरणवादी भी मिल गए, और इसके साथ कारखाना मजदूर हो गए, क्योंकि कोच बम्बा में शुरू हुआ था ये।
कोचबंबा विश्वविद्यालय, यहाँ के लोग आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे आके सबका समर्थन मिलने लगा। तो इस आंदोलन में जैसे मैंने बताया जो सोशलिस्ट पार्टी थी उन्होंने समर्थन दिया। उसके बाद ये सोशलिस्ट पार्टी इसको सत्ता भी मिली। तो ये जो दो उदाहरण है इसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से कोई अगर बड़ा संघर्ष होता है उसमें बहुत सारे संगठन काम करते हैं, लामबंदी होती है, लोग मिलके काम करते हैं, अलग अलग संगठन मिलके काम करते हैं। तो ये संगठन दो तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक तो ये होता है कि लोकतंत्र में निर्णयों को प्रभावित करने का एक स्पष्ट तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी है। यानी ये जो संगठन है, अगर मान लीजिए एक संगठन बना, जैसे हमने दिल्ली में देखा कि एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नेतृत्व केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने किया। वो उन्होंने केवल एक ग्रुप बनाया था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, लेकिन उसके बाद जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो फिर उन्होंने एक पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। और आज वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाए हुए है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। तो एक स्पष्ट तरीका है कि अगर भाई निर्णय जो सरकार ले रही है उसको प्रभावित करना है तो हम भी सरकार में आए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा अप्रत्यक्ष तरीका है कि या तो हम दबाव समूह बना लें या प्रेशर ग्रुप बना लें या आंदोलन करें। तो लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा जो नजरिया है उसको बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करते हैं। जैसे मैंने आपको सेकंड तरीका बताया, एक तो आप सरकार में आ जाइए, पहली चीज तो सरकार में आ जाइए, सरकार का अंग बन जाइए, हिस्सेदारी सरकार में हो आपकी, पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि आप हित समूह या दबाव समूह बनाइए। और कभी कभी क्या होता है कि लोग बगैर संगठन के ही फैसला लेने लगते हैं या फिर एकजुट हो जाते हैं, तो ऐसे समूह को आंदोलन कहा जाता है। अब एक हिंदुस्तान में CAA पे एक एक्ट बना जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके लिए एक शाहीन बाग इलाका है, वहां पे बहुत सारी औरतें और बच्चे बैठ गए, तो वहां पर कोई भी नेता नहीं था। अब इस आंदोलन को हम कहते हैं, जो आंदोलन हुआ ये केवल औरतें और बच्चे कर रहे थे, तो इसको हम आंदोलन कहते हैं। यहाँ पर कोई नेता नहीं था। जैसे अगर आप राजनीति में आते हैं, एक तो ये हो गया, एक दबाव समूह बनाते हैं, यानी समूह का बड़ा नाम होगा, सरकार उसे समझती है, सरकार उस दबाव समूह की बात सुनती है। एक ऐसे आंदोलन होते हैं जो बिल्कुल लोग खड़ा करते हैं, फिर धीरे धीरे वो बहुत बड़ा आंदोलन होता है। तो इन दबाव समूह और आंदोलन के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।